फिल्म का शुरुआत में हम देखते हैं कि एक स्पेस प्रोब डीप स्पेस में एक डिस्ट्रॉयर शिप के पास में घूम रहा है। वो वहाँ की डिबेरिस में से एक स्ट्रेंज रॉक को कलेक्ट करने के बाद वापस चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होकर उस रॉक को काट रहे हैं एंड थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि उस रॉक के अंदर जीनोमॉर्फ के रिमेन्स थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सन 2142 में, जहाँ पर रेन नाम की एक लड़की जैक्सन प्लेनेट में काम करती थी, जो कि एक माइनिंग कॉलोनी थी। यहाँ के लोगों से बहुत ही ज़्यादा काम लिया जाता था और पोल्यूशन की वजह से सूरज कभी दिखाई नहीं देता था, जिसकी वजह से रेन इस प्लेनेट में अपने 12,000 वर्किंग आवर्स खत्म करके दूसरे प्लेनेट यवागा में जाने चाहती थी। लेकिन उसे पता चलता है कि उसके वर्किंग आवर्स डबल कर दिए गए हैं और जिसकी वजह से उसे अगले 5-6 साल तक और काम करना पड़ेगा। इधर उसके भाई को कुछ लोग बुली करते हैं। जब रेन आकर उसे रीसेट करती है तब पता चलता है कि उसका भाई असल में एक रोबोट है, एंड्रॉइड। तो अगर आपने एलियन सीरीज की मूवी नहीं देखी है तो आपको बता दूं कि एंड्रॉइड एक बहुत ही एडवांस्ड रोबोट होता है जो दिखने में एकदम ह्यूमन जैसा होता है, लेकिन इंटेलिजेंस में ह्यूमन से कहीं ज़्यादा आगे था। जैसे प्रोमीथियस में डेविड था, उसी तरीके से इस मूवी में एंडी एक एंड्रॉइड था। हालांकि एंडी उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं था। तो रेन इस प्लेनेट में स्टक थी और उसे इस बात का बहुत ही दुख था कि वो अगले 5-6 सालों तक यहाँ मजदूरी करेगी। इसी बीच में उसके एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उन लोगों ने एक वेलेंट कंपनी के पुराने स्पेसशिप को ट्रैक किया है, जो कि अबैंडन है एंड जैक्सन प्लेनेट से यवागा प्लेनेट तक जाने में 9 ईयर्स लगते हैं और यह बिना क्रायो स्लीप के पॉसिबल ही नहीं था। तो इनका प्लान था कि वे सारे मिलकर उस अबैंडन्ड शिप में से क्रायो स्लीप पॉड्स को चुरा लेंगे और अपने शिप यवागा प्लेनेट के लिए ऑटो पायलट कर देंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें एंडी की ज़रूरत थी, क्योंकि एंडी को भी सेम कंपनी ने बनाया था और इसलिए वो उस शिप को एक्सेस कर सकता था। रेन जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो इस प्लेनेट पर भी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। टाइलर का शिप जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के ऊपर जाता है तब हम देख पाते हैं कि यह प्लेनेट मर्क्यूरी की तरह टॉक्सिक एंड वायलेंट था। रेन ने कभी भी सन नहीं देखा था, इसलिए जब वो सन को देखती है तो बहुत ही भावुक हो जाती है। खैर, जब वो उस डीकमीशन शिप के पास पहुंचते हैं तब पता चलता है कि असल में वो एक आउटपोस्ट थी, जो कि किसी भी शिप से बहुत ही बड़ा था। साथ ही वो सिर्फ 36 घंटों में इस प्लेनेट की रिंग से टकराकर डिस्ट्रॉय होने वाला था, इसलिए उन्हें अपना काम जल्दी से जल्दी करना था। वो अपना शिप डॉक करके एंडी, टाइलर और बिजॉर्न उस आउटपोस्ट के अंदर जाते हैं। जीरो ग्रेविटी की वजह से हर चीज़ हवा में तैर रही थी। थोड़ी ही देर में वो पॉट्स को ढूंढ लेते हैं, लेकिन उन पॉट्स में सिर्फ 3 साल के लिए फ्यूल था, जबकि यवागा के लिए कम से कम 9 ईयर्स लगने वाले थे। इसलिए टाइलर और फ्यूल ढूंढने के लिए आउटपोस्ट के अंदर जाता है। इधर नेवारो पॉट्स को अपने शिप के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती है। अचानक के की तबीयत खराब हो जाती है और तब रेन को पता चलता है कि के सीक्रेटली प्रेग्नेंट थी। पूरा स्पेस स्टेशन 2 भागों में बना हुआ था, रोमुलस एंड रीमस। एंशियंट हिस्ट्री में ये दोनों ट्विन ब्रदर थे जिन्होंने रोम की स्थापना की थी। यहाँ एंडी, जो एंड्रॉइड था, उसे पता चलता है कि रेन उसे प्लेनेट यवागा में नहीं ले जा सकती है, क्योंकि वहाँ सिर्फ ह्यूमन्स ही अलाउड थे। रेन उसे यहाँ छोड़कर जाने वाली थी। यह जानकर एंडी को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो हमेशा से ही रेन के साथ यवागा प्लेनेट पर रहना चाहता था। रेन ने उसे झूठ बोला था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। थोड़ी देर में वे तीनों एक लैब में पहुंचते हैं, जहां एंडी टाइलर के भाई को एक होल में गिरने से बचाता है। नीचे पूरा का पूरा फ्लोर मेल्ट हो गया था और जिसमें एक आदमी भी आधा मेल्ट हो गया था। फ्यूल की खोज करते करते वो एक क्रायो चैम्बर में चले जाते हैं, जहां फ्यूल निकालते वक्त वो तीनों उसी चैम्बर में लॉक हो जाते हैं और इस बार एंडी भी डोर को खोल नहीं पाता है। सिचुएशन बिगड़ती देखकर रेन एंड नेवारो दोनों अपने साथियों को रेस्क्यू करने के लिए उस स्टेशन में जाते हैं, जहां वो भी उस मेल्ट हुए आदमी को देखते हैं, जो कि एक एंड्रॉइड था। उसे देखकर रेन को एक आइडिया आता है कि अगर वो उसकी चिप निकालकर एंडी के अंदर इंस्टॉल कर दे तो एंडी पूरे स्टेशन को कंट्रोल कर सकता है और उसके फ्रेंड्स को रेस्क्यू किया जा सकता है। इधर टाइलर और उसका भाई फ्यूल को निकालने में जुटे हुए थे, लेकिन इसकी वजह से पूरे चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ रहा था
और एंडी डिस्कवर करता है कि उस चैम्बर में बहुत सारे एलियन फेस हगर्स को स्टोर किया हुआ था, जो कि बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से एक्टिवेट होने लगे थे। इसी बीच रेन क्रायो चैम्बर को ढूंढ लेती है और वो उस चिप को टाइलर को दे देती है, जो कि उससे एंडी में लगा देता है। चिप लगते ही एंडी फ्रीज हो जाता है और रीबूट होने लगता है। और असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है, क्योंकि वो सारे फेस हगर्स अब आज़ाद हो रहे थे और एक एक कर उन पर हमला करने लगे थे। देखते ही देखते ढेर सारे फेस हगर्स टाइलर एंड बिजॉर्न पर हमला बोल देते हैं और इसी बीच एंडी पूरी तरीके से रीबूट हो जाता है और वो सारे वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन एक फेस हगर नेवारो के फेस पर चिपक जाता है। चिप की वजह से एंडी, जो पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका था, वो उस पुराने एंड्रॉयड को सिस्टम से कनेक्ट करता है ताकि वो उस फेस हगर्स को रिमूव करने के बारे में उसकी मदद ले सकें। लेकिन स्टेशन का एंड्रॉयड बोलता है कि फेस हगर ऑलरेडी अपना काम कर चुका है और उसके अंदर एक एलियन सीड है। एंडी नेवारो को शिप में वापस ले जाने से मना करता है, लेकिन बिजॉर्न उस पर हमला करके नेवारो को लेकर अपने शिप में चला जाता है। इधर नेवारो शिप में अनडॉक कर रही थी कि अचानक उसको तेज़ दर्द होने लगता है और जब वो एक्सरे स्कैन से देखती है तो पता चलता है कि उसके अंदर कोई एलियन है जो थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी को रिप करके बाहर निकलता है, जो कि एक जीनोमॉर्फ था। इसी दौरान उसका शिप भी स्टेशन के रोमुलस वाले हैंगर में क्रैश हो जाता है। इस क्रैश की वजह से यह स्टेशन, जो अगले 36 घंटों में क्रैश होने वाला था, अब वो सिर्फ अगले 45 मिनट्स में ही क्रैश होने वाला था। इसलिए रैन, टाइलर और एंडी स्टेशन के रोमुलस वाले भाग में जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें उस लैब से गुजरना पड़ेगा जहां पर ढेर सारे फेस हगर्स थे। ये फेस हगर्स ह्यूमन को उसकी बॉडी और साउंड से आइडेंटिफाई करते थे। इसलिए एंडी लैब का टेम्परेचर और उनकी बॉडी का टेम्परेचर जितना कर देता है। लैब का दरवाज़ा खोल के वे तीनों अंदर जाते हैं, तो इस बार फेस हगर्स उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं और वो तीनों चुपके चुपके उस लैब को पार करने लगते हैं। इधर शिप में जब के को होश आता है तो वो देखती है कि एलियन अब डेवलप हो रहा था और वॉल पर उसका नेस्ट बना हुआ था जिसके अंदर एलियन था। वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी उसका भाई आ जाता है और वो इलेक्ट्रिक शॉक से उस नेस्ट के अंदर ही एलियन को मार देता है। लेकिन वो एलियन इससे मरा नहीं था और अचानक से एलियन का डंक उसके सीने में घुस जाता है और वो नीचे गिर जाता है। एलियन का ढेर सारा ब्लड उसके ऊपर गिरने लगता है और वह उससे बुरी तरीके से मारा जाता है। के बुरी तरीके से डर जाती है और वो टाइलर को ट्रांसमीटर में सब बताती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि टाइलर अभी भी उस फेस हगर्स के कमरे से निकल नहीं पाया था। वो के को एक की ढूंढने के बारे में बोलता है जिससे के दरवाज़ा खोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नीचे गिर जाती है और घायल हो जाती है। इसकी आवाज़ से टाइलर की बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है और फेस हगर्स को उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है और देखते ही देखते सारे फेस हगर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं। फेस हगर्स का ये चेज बहुत ही इंटेंस था और किसी तरीके से ये लोग उनसे बच के निकल जाते हैं। एंडी का बिहेवियर चिप बदल जाने की वजह से काफ़ी बदल गया था। खैर, वो अब रोमुलस के हैंगर में पहुंचने ही वाले थे। इधर के, जो बेहोश हो गई थी, उसे होश आता है कि बहुत ही बड़े खतरे में थी, क्योंकि उस नेस्ट के अंदर से एक फुल ग्रोन एलियन जीनोमॉर्फ बाहर निकला था। वो धीरे धीरे चुपके से एक जाली के नीचे से जा रही थी कि तभी जाली के ठीक ऊपर वही एलियन आ जाता है। नीचे के की तो डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है। थोड़ी देर में वो एलियन दो बॉडीज़ को घसीट कर ले जाता है, जिसके बाद के किसी तरीके से हैंगर से बाहर निकलने वाले डोर के पास पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वो उस डोर को खोलने की कोशिश करती है तो पूरे हैंगर में सायरन बजने लगते हैं। इसी बीच टाइलर भी हैंगर के दरवाजे की दूसरी तरफ आ जाता है और वो एंडी को डोर खोलने को बोलता है, लेकिन एंडी डोर को अनलॉक नहीं करता है। असल में उसने एलियन को देख लिया था जो अब नीचे आ गया था और उसने के को भी देख लिया था। अगर एंडी डोर खोलता तो एलियन अंदर आ सकता था और उन सब की जान जा सकती थी। रेन एंड टाइलर एंडी को बेक करते हैं और दरवाज़ा खोलने के लिए बार बार मिन्नतें करते हैं, लेकिन एंडी दरवाज़ा नहीं खोलता है और फाइनली एलियन के को उठाकर ले जाता है। क्या एंडी ने सही किया या गलत, आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताना। रेन ये देखकर बहुत ही शॉक्ड होती है कि और उसे रियलाइज होता है कि एंडी उस नई चिप की वजह से पूरी तरीके से बदल चुका है। वो उससे उसका प्राइम डायरेक्टिव पूछती है और एंडी का जवाब उसके शक को पक्का कर देता है। रेन को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एंडी किसी की जान भी ले सकता है। खैर, वो तीनों रोमुलस के लैब में पहुंचते हैं और वहां उन्हें मिलता है ब्लैक गू।
जी हाँ, यह वही बायो वेपन है जो हमें प्रोमीथियस मूवी में। रेन के पूछने पर रूक, जो इस स्टेशन का डैमेज एंड्रॉइड था, वो बताता है कि ह्यूमंस बहुत ही फ्रेजाइल हैं, इसलिए कभी भी डिसीज तो कभी हार्श टेम्परेचर की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते थे। इसलिए उसने उस ब्लैक गू को जीनोमॉर्फ के डीएनए से बनाया था, जो कि एक बहुत ही लीथल बायो वेपन था। लेकिन उसने उसमें चेंजेस करके उसे एक ऐसे सीरम में बदल दिया था जो कि ह्यूमंस को बहुत ही स्ट्रांग बना सकता था, इवन डेड माउस को भी जिंदा कर सकता था। रूक उन्हें वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें एक माउस जो कि मर चुका था, वो इस सीरम की वजह से वापस जिंदा हो जाता है। एंडी उस सीरम के इंजेक्शन को कलेक्ट कर लेता है और वो लैब से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी रेन कैमरे पर एलियन को देख लेती है। इसलिए एंडी दोनों को गन देता है जो कि एलियन को मार सकती थी, लेकिन वह उन्हें वार्न करता है कि एलियन का ब्लड एसिड की तरह फ्लोर को गला सकता है और वो सबसे नीचे बेसमेंट में है, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। वो तीनों लैब के दूसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लैब में मॉनिटर पर चल रहे वीडियो में माउस के अंदर से एक एलियन निकला था। इसका मतलब रूक ने एंडी और सभी से झूठ बोला था। लैब से बाहर निकलने के बाद वो एक कॉरिडोर में पहुंचते हैं, जहां आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि एक नहीं बल्कि कई एलियंस के नेस्ट वहां पे थे। वो तीनों वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उन्हें के की आवाज़ सुनाई देती है। टाइलर अपनी सिस्टर को उस कॉलोनी में ढूंढने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर कई ह्यूमंस की बॉडीज़ थी जो पूरी तरीके से फटी हुई थी और उनके चीथड़े उड़े हुए थे। उनके अंदर से एलियन निकल चुके थे। थोड़ी देर में वो के को ढूंढ लेते हैं और उसे नीचे उतार लेते हैं, लेकिन के बहुत ही घायल हो चुकी थी और उसका बहुत ही खून बह चुका था। एंडी टाइलर को वही इंजेक्शन देता है जो उसे लैब में मिला था और बोलता है कि यह इंजेक्शन उसे बचा सकता है। टाइलर इंजेक्शन लगाने ही वाला था, लेकिन रैन को उस पर भरोसा नहीं होता है, इसलिए वो के को लेकर वापस जाने लगती है। लेकिन तब तक सारे एलियंस जाग चुके थे और उन पर हमला करने ही वाले थे। वो सारे जब लिफ्ट तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर टाइलर एलियन को देख लेता है और रैन को बचाने के चक्कर में खुद मारा जाता है। रैन जल्दी से के को लेकर लिफ्ट में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। लिफ्ट चल देती है, तभी रैन मॉनिटर पर एंडी को देखती है, तो वो के को आगे बढ़ने के लिए बोलती है और खुद एंडी के पास जाकर उसकी चिप निकाल देती है, जिसकी वजह से एंडी ठीक तो हो जाता है, लेकिन अब वो उतना इंटेलिजेंट नहीं रह गया था। उधर के को बहुत ही दर्द हो रहा था, इसलिए वो उस ब्लैक गू वाले इंजेक्शन को खुद पर लगा लेती है और वो उसका दर्द कम कर देता है और अब जाकर वो स्पेसशिप में बैठ जाती है। इधर रैन और एंडी दोनों बाहर निकलने के लिए गेट खोलते हैं, लेकिन रूक सारे गेट्स को लॉक कर देता है। नीचे अब एंडी और रैन ही बचे थे और सामने थी एलियंस की पूरी फौज जो उन पर हमला करने ही वाली थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह थी कि अगर वो एलियंस को गन से मार भी दें तो उनके ब्लड से फ्लोर में छेद हो जाएगा और फिर भी वो मारे जाएंगे। दोनों अपनी लाइफ के फाइनल स्टैंड ऑफ को फेस करने वाले थे। इसी बीच रैन को एक आइडिया आता है और वो ग्रेविटी जनरेटर को ऑफ कर देती है, जिससे एलियंस की हमला करने की स्पीड कम हो जाती है और रैन एक एक करके सारे एलियंस को अपनी गन से मार देती है। सारे एलियंस और उनका ब्लड जीरो ग्रेविटी की वजह से हवा में ही तैर रहा था। एलियंस का ब्लड इतना खतरनाक था कि जहां भी लग रहा था उस सरफेस को गला देता था। रैन एंडी को लेकर वहां से बाहर निकल जाती है और एलिवेटर में पहुंच जाती है, लेकिन एलिवेटर बिना ग्रेविटी के काम नहीं कर सकती थी, इसलिए दोनों ऊपर की तरफ बढ़ने लगते हैं। अचानक रैन का पैर एलियन जकड़ लेता है तो रैन उसे गोली मार देती है। इससे वो ऊपर तो जाने लगती है, लेकिन एलियन ब्लड की वजह से एलियन भी उसी एलिवेटर शाफ्ट में आ चुका था। इससे पहले कि वो ऊपर पहुंच पाती, ग्रेविटी चालू हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है, लेकिन नीचे गिरने के ठीक मोमेंट पहले एलियन उसे पकड़ लेता है। इससे पहले कि एलियन रैन को कुछ नुकसान पहुंचा पाता, ऊपर से एंडी नीचे आता है और गोलियों से उस एलियन को मार देता है। रैन के को क्रायोपॉड में डाल देती है और शिप के पायलट सीट पे आती है, जहां पर रूक उसे अभी भी कंट्रोल कर सकता था, इसलिए रैन उसे शिप से डिस्कनेक्ट कर देती है। रैन अब एंडी को अपने साथ यवागा प्लेनेट में ले जाने का फैसला करती है। थोड़ी देर बाद रैन खुद भी क्रायोपॉड में जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी के का पॉड रेड बीप करने लगता है। जब रैन पॉड को खोल के देखती है तो के बहुत ही दर्द में थी। वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, लेकिन उस ब्लैक गू के इंजेक्शन की वजह से उसका बेबी म्यूटेट होकर डेवलप हो गया था और उसकी डिलीवरी अभी होने वाली थी। रैन इससे पहले कुछ समझ पाती कि के बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन उसके पेट में से बच्चे की जगह पर एलियन निकला था। रैन उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए दूर ले जाती है, लेकिन वो
उसके हाथ से गिर जाता है और तब उस एलियन बच्चे का फेस रिवील होता है जो देखने में ह्यूमन जैसा लग रहा था। उस एलियन बेबी के चारों तरफ लगे लिक्विड से फ्लोर पर छेद हो जाता है और वो कार्गो बे में गिर जाता है। इसके साथ ही शिप का ऑटो पायलट भी ऑफ हो जाता है और चूंकि शिप को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था इसलिए वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। इस बात से बेखबर रेन किसी भी हालत में उस एलियन बेबी को मारना चाहती थी, इसलिए वो नाइट्रोजन गन लेकर कार्गो बे के अंदर जाती है, लेकिन वो देखती है कि बेबी और डेवलप होकर अपने खोल से बाहर निकल चुका था। इधर एंडी जाग जाता है और वो शिप में के पास जाता है जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। अचानक उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब वो उस एलियन को अपने सामने देखती है जिसे अभी उसने जन्म दिया था। वो एलियन पूरी तरीके से बड़ा हो चुका था और उसके पास आकर वो एंडी पर हमला कर देता है और अब वो के की तरफ बढ़ रहा था। के की चीखें सुनकर रेन ऊपर आती है, लेकिन तब तक तो वो एलियन के को मारकर खा चुका था। वो उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन उसकी गन जाम हो जाती है। एलियन उस पर हमला करता है लेकिन ठीक एंड मोमेंट पर उसकी नाइट्रोजन गन ठीक हो जाती है और जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं हो जाता है और रेन वहां से निकल जाती है। नाइट्रोजन की वजह से उसकी बॉडी भी फ्रीज होने लगती है और इसलिए जैसे तैसे वो एक स्पेस सूट को पहन लेती है जिससे उसकी जान बच जाती है। इसी बीच में वो एलियन भी वहां आ जाता है जिससे बचने के लिए रेन नीचे कार्गो बे में चली आती है और कार्गो को रिलीज करने के लिए 4 में से 3 लीवर खींच देती है, लेकिन जब वो चौथे लीवर को खींचने जाती है तभी एलियन उस पर हमला कर देता है। वो नीचे गिर जाती है और एलियन ठीक उसके सामने ही था और वो पूरे शिप में अकेली बची थी। अचानक वो उस शेल को ठोकर मारती है जिससे वो एलियन निकला था, जिसमें अभी भी इतना एसिड था कि वो कार्गो बे के फ्लोर को मेल्ट कर देता है और जिससे सारा सामान बाहर गिरने लगता है। रेन भी बाहर गिर जाती है लेकिन वो हुक में थी इसलिए बच जाती है। वो ऊपर की तरफ बढ़ती है लेकिन तभी एलियन उसे पकड़ लेता है। वो रेन के हेलमेट पर वार करता है जिससे उसका हेलमेट क्रैक होने लगता है और कभी भी टूट सकता था। तभी रेन एलियन को एक जोरदार झटका देती है जिससे जो चौथा लीवर था वो भी एक्टिवेट हो जाता है और पूरा का पूरा कार्गो बे शिप से रिलीज हो जाता है, जिसके साथ साथ एलियन भी नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन रेन वापस शिप में आकर उसे कंट्रोल कर लेती है और ऑटो पायलट को ऑन कर देती है जिससे शिप क्रैश होने से ठीक पहले बच जाता है। इस तरीके से यह अमेजिंग मूवी एलियन रोमुलस खत्म हो जाती है। ये मूवी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत। मैं फिर मिलूंगा एक नई मूवी कथा के साथ। मैं आपका दोस्त नरेंद्र। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।